नमस्कार साथियों, आज की आपकी इस सेकंड ग्रेड की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत की हमारी क्लासें चल रही हैं। आज की हमारी क्लास रहेगी उच्चारण स्थान। इससे पहले हमने जो क्लासें आपको यहाँ पर पढ़ाई हैं उन क्लासों को आप ज़रूर देखिए उच्चारण स्थान के बारे में आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद में आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता इस टॉपिक को लेकर के, इतना हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले हम आपको समझते हैं कि उच्चारण स्थान किसे कहा जाता है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है थोड़ी सी अलग तरीका से हम क्लास को ले रहे हैं और आपको बताना है कमेंट करके कि आज की क्लास और पहले की जो क्लास थी उन दोनों में आपको कौन सी क्लास अच्छी लगी। ठीक है, चलिए। मुख के जिस अंग या स्थल से जिस किसी वर्ण की उत्पत्ति होती है उस अंग विशेष को उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं ये हमने इसमें बता दिया कि जैसे मान लो मुख के जिस अंग या स्थल से, ठीक है, मुख के अंदर जो भी हमारा अंग है, कोई भी अंग हो सकता है, जिस अंग से जिस वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, तो उस वर्ण के लिए, ठीक है, उस अंग को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। बात समझ गए आप? जैसे मान लो कि मूर्धा है, ठीक है, अब मूर्धा से मान लो किसी वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, या फिर आप मान लो कि जैसे दंत है, दंत से किसी वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, तो उस वर्ण का जो नाम हो जाएगा वो मूर्धन्य हो जाएगा, यानी कि मूर्धा उच्चारण स्थान हो जाएगा और यहाँ पर उसका नाम हो जाएगा दंत्य। इस तरह से आपको समझना है। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कि वर्णों की उत्पत्ति का मूल स्रोत हृदय है। हृदय को उरस भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कैसे कि वर्णों की उत्पत्ति का मूल स्रोत किसे माना जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा हृदय, हृदय या उरस को माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह इस लाइन को आपको याद रखना है। जहाँ से प्रश्न बन सकता है, जो लाइन मोस्ट होगी मैं उसको उसी समय बता दूंगा। अब इसके बाद में हम समझते हैं, देखो यहाँ से एक प्रश्न आता है आपका कि उच्चारण स्थान कितने हैं। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बनता है, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा कि किस तरह से आपको इसका जवाब लिखना होता है। देखिए, सामान्यतः मूल उच्चारण स्थान, या तो सामान्यतः समझो इसको, या मूल उच्चारण स्थान हम कह सकते हैं। उच्चारण स्थान जो है हमारे वो 7 हैं, यानी कि मूल उच्चारण स्थान 7 हैं, या फिर सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है। ठीक है, सामान्य रूप से हम उच्चारण स्थान 7 मानते हैं। कितने मानते हैं फ्रेंड्स? 7 मानते हैं। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अलग हैं, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 माने गए हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा अभी। पाणिनीय शिक्षा की हम बात करें तो उसमें क्या है, 8 माने गए हैं। ठीक है, और सामान्य तौर पर हम जो मानते हैं वो 7 ही मानते हैं। अब 7 के नाम याद रखने हैं: कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। मूर्धा को शिरस भी कहते हैं, शिरस, नासिका और जिह्वा मूल। ये हमारे टोटल कितने हो जाते हैं? 7 उच्चारण स्थान हो जाते हैं। ये सामान्य रूप से हमारे उच्चारण स्थान हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो वर्ण कंठ से बोला जाएगा उसका नाम कंठ्य हो जाएगा, जो तालु से बोला जाएगा उसका नाम तालव्य हो जाएगा, इसका नाम दंत से बोलने वाले को दंत्य कहेंगे, ओष्ठ्य नाम कहेंगे, मूर्धन्य नाम कहेंगे, नासिक्य कहेंगे और जिह्वामूलीय कहेंगे। ऐसे वर्णों के नाम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कै को हम बोलते हैं कंठ से, तो कै का जो नाम होगा वो होगा कंठ्य, ऐसे कंठ्य। ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा कि कंठ्य वर्ण कितने हैं, तो आप बता सकते हैं कंठ्य वर्ण जो कंठ से उच्चरित होते हैं उन वर्णों को बताएंगे कंठ्य वर्ण। इसी तरह तालव्य वर्ण हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने माने गए हैं। चलो उसको भी हम एक बार समझते हैं। पाणिनीय शिक्षा में हमने आपको अभी बताया था कि 8 माने गए हैं, तो चलिए वो 8 कौन से हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यह लिखा है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। कितने माने गए फ्रेंड्स? 8 माने गए हैं। अब 8 कौन कौन से हैं, इस को याद करने के लिए यहाँ पर एक श्लोक भी है, आप श्लोक भी याद कर सकते हो, इसमें सबका नाम आ जाएगा। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं एक बार। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। मतलब देखिए, अष्टौ स्थानानि यानी 8 स्थान हैं। स्थान का मतलब यहाँ उच्चारण स्थान से है, जिसमें वर्णों का जो स्थान है हमारे वो 8 हैं। ठीक है, नाम है उरः, कंठ, शिरस, जिह्वामूल, दंतः, नासिका,
ओष्ठ और तालु, ये हमारे नाम हो गए। नीचे मैंने इनको स्पष्ट साफ सुथरा लिख दिया जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले इसमें आ रहा है उरह, ये आ रहा है ना उरह, तो उरह हो गया हमारा। उरह को हम हृदय भी कहते हैं या काकल भी कहते हैं या वक्षस्थल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में कंठ हो जाता है, उसके बाद में शिर, ठीक है, शिर को मूर्धा भी कह सकते हैं। इसके बाद में जिह्वा मूल, इसके बाद में दंत, फिर नासिका, फिर ओष्ठ, फिर तालु। तो अब देखिए बराबर आपके कितने हो जाते हैं, टोटल आपके यहाँ पर 8 उच्चारण स्थान हो जाते हैं। अब आप देखिए कि इसमें कौन सा उच्चारण स्थान अधिक है। सिंपल है कि यहाँ पर उरह को माना गया है। उरह, यहाँ जो उरह है यहाँ पर माना गया है, इसको सामान्य रूप से नहीं माना जाता है, ये केवल पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ही माना जाता है। इसलिए पाणिनीय शिक्षा के अंदर एक संख्या बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर टोटल 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं, ठीक है। और वैसे सामान्य तौर पर 7 माने जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 2 तरह से बन सकता है साथियों। कैसे? एक तो बन सकता है कि यहाँ पर उच्चारण स्थान कितने हैं, सिंपल उच्चारण स्थानानि सन्ति, तो ऐसी स्थिति में आपको जवाब देना होगा 7, ठीक है। चाहे ऑप्शन में 8 भी है, फिर भी आपको जवाब में 7 उत्तर देना होगा। यदि प्रश्न आता है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो एकदम स्पष्ट है प्रश्न, कोई उलझन नहीं है, उसमें आपको 8 जवाब देना है, 7 का कोई उसमें प्रसंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें कुछ फैक्ट हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है, उन फैक्ट को भी समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है उच्चारण स्थान या उत्पत्ति स्थल या प्रथम प्रकाशन स्थल। इसका मतलब है कि जो हमारे उच्चारण स्थान हैं, उन उच्चारण स्थान की जगह उत्पत्ति स्थल ऐसा भी लिख सकते हैं या प्रथम प्रकाशन स्थल ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे पर्याय मान लो आप एक तरह से। अब देखो यहाँ पर विशेष यहाँ तथ्य मैंने नोट किए हैं। उरह का उल्लेख लघु सिद्धांत कौमुदी व सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, ये फैक्ट ध्यान रखना है। यानी कि जो उरह की हमने बात की अभी पाणिनीय शिक्षा के अंदर, हमने कहा कि उरह भी होता है हृदय, इसका उल्लेख लघु सिद्धांत कौमुदी में कहीं पर भी नहीं है और सिद्धांत कौमुदी में भी नहीं है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगली लाइन हम देखते हैं। यहाँ से देखिए, कुछ वर्णों के उच्चारण में 2-2 उच्चारण स्थान संयुक्त रूप से काम करते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ण हमारे सामने अभी आएंगे जिनको हम 2-2 स्थलों से बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम म की ही बात कर लें, ये जो म आप देख रहे हैं, इसको भी 2 जगह से बोला जाता है, ठीक है। इसका कॉमन नासिका है, यानी एक तो नासिका रहेगा प्लस में आपका ओष्ठ रहेगा, यानी कि ओष्ठ और नासिका दोनों से ये वर्ण बोला जाएगा। ऐसे और भी वर्ण हैं, तो वो हम आगे जानेंगे सभी को। आगे कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, संस्कृत में सभी वर्णों के कुल उच्चारण स्थान 11 हैं। मान लो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि संस्कृत में सभी वर्णों के कुल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो हमारा जवाब होगा 11, यानी 11। कितने होंगे? 11, ठीक है। ऐसे यहाँ तक जो भी बातें हमने बताई हैं, उनमें से आपका जो प्रश्न बन सकता है वो मैंने बताया, और आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने स्पष्ट भी यहाँ पर कर दिया है। तो सभी वर्णों के कुल उच्चारण स्थानों की बात करें तो 11 याद रखना है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम बात करें तो 8 याद रखना है, और सामान्य तौर पर याद रखना है आपको 7, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, उच्चारण स्थानों की हम बात करते हैं। हमारे जितने भी उच्चारण स्थान हैं, ठीक है, उन सभी उच्चारण स्थानों को हम 11 पंक्तियों के द्वारा समझते हैं, ठीक है। 11 पंक्तियों में हमारे सारे के सारे उच्चारण स्थान आ जाते हैं। तो वो 11 पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उच्चारण स्थान का सवाल सही कर सकते हो, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो ये 11 पंक्तियां कौन सी हैं, एक बार हम इन पंक्तियों को समझते हैं, ठीक है। देखिए, पहले मैं इन सभी पंक्तियों को एक बार बोल के बता रहा हूं आपको, उसके बाद में फिर हम एक एक पंक्ति को समझेंगे, उसका अर्थ क्या रहेगा, उसका मतलब क्या रहेगा, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचु यशानां तालुः ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्तः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ यमगणनानां नासिका च।
अच्छा लिखना भूल गए। एदै तोह कंठ तालुः ओदौ तोह कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम नासिकानुस्वारस्य। इनको बार बार बोलना है, इनका रोज पाठ करना है, कंठस्थ इनको करना है, तभी आप इनके सवाल सही कर सकते हो। इसमें से 2-3 प्रश्न आपके बनेंगे तो वो गलत नहीं होने चाहिए। ये 11 पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए। अब इनको मस्ती से बोलना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा इचूयशानाम तालुः ऋटुरषाणाम मूर्धा ऋतुलसानाम दन्तः उपपद्मनीयानामोष्ठौ यम गणनानाम नासिका च एदैः तोः कंठतालुः ओदौ तोः कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम नासिकानुस्वारस्य है। बार बार बोलिए, इसी तरह याद हो जाएगा। मस्ती के साथ में पढ़िए, आराम से याद कर सकते हो और किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम एक एक लाइन को समझते हैं इसमें क्या है। ठीक, चलिए मैं आपको एक एक को समझा रहा हूं। सबसे पहला हमारा इसमें लाइन में सूत्र है या पंक्ति कह सकते हो। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। देखो एक तो आ रहा है इसमें ए, सबसे पहले इसमें ए आ रहा है, तो यहां पर स्वर के अंदर हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर एक तो ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए। अब ए जो आ रहा है ये ए केवल अकेला नहीं है, ये 3 प्रकार का ए रहेगा। जैसे ए ह्रस्व भी रहेगा, ए इसमें दीर्घ भी रहेगा और ए इसमें प्लुत भी रहेगा। ठीक है, यानी कि ए जो है वो प्लुत भी रहेगा। समझ गए बात को? ऐसे तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों प्रकार के ए इसके अंदर आ जाते हैं। बात समझ गए? अब काउंटिंग करें मान लो संख्या के हिसाब से, तो यहां पर ए जो है वो 18 तरह का हो जाएगा। कितने तरह का हो जाएगा भाई? 18 तरह का। समझ रहे हैं? अब आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा टोटल काउंट करके कितने हो जाएंगे। तो एक तो हो गया हमारा ए। इसके अलावा यदि हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में आपका आ रहा है क वर्ग। देखो कु का मतलब यहां पर क वर्ग है। अब देखो क वर्ग लिख दिया हमने, क वर्ग, या कु की जगह हमने क वर्ग लिखा है क्योंकि कु का मतलब यहां क वर्ग से है। ठीक है, अब क वर्ग में आपको पता है कि 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आएंगे आप लिख सकते हैं? क, ख, ग, घ और ङ। ये हमारे क वर्ग के अंदर आने वाले वर्ण हैं, तो 5 वर्ण हो जाते हैं टोटल। ठीक है, इसी तरह आगे हम देखें इसमें तो एक आ रहा है। क्या आ रहा है? एक है, तो यहां पर आप है भी शामिल कर लेंगे। इसमें एक आ गया है। इसके बाद में अयोग वहा की बात करें कि इसमें अयोग वहा भी है, तो इसमें लिखा हुआ है विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब विसर्ग होता है, तो यहां पर एक हो जाएगा हमारा विसर्ग। ठीक है, ऐसे। अब उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कंठ। ऐसे आपको प्रत्येक लाइन को समझना होगा। ठीक है, अब मान लो कि इसमें हम ये देखें कि टोटल कितने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, तो आप गिन सकते हैं। कैसे? देखिए आपको मैं गिन के बता रहा हूं कि किस तरह से आप इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। देखो एक तो है आपका ए के 18 भेद होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ए, 18 तरह का हो जाएगा। हम ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि ए के 18 भेद होते हैं। कैसे होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद में क वर्ग में आपके 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, ङ। इसके बाद में आगे चलिए, आगे आपका एक है भी है, इसमें एक है तो एक है को जोड़िए। इसके बाद में एक आपका विसर्ग है, तो उस विसर्ग को जोड़िए। अब इन सबको जोड़ लीजिए। 18 और 5 आपके 23 और 23 और 2 25, यानी कि 25 हो जाते हैं टोटल। कितने? 25। इसका मतलब हुआ कि टोटल 25 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान आपका कंठ होगा। बात समझना आप। ठीक है, विशेष बात है इसमें, अब कुछ भी नहीं बचा। ये लाइन आपकी बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। इसमें से किसी भी तरह का सवाल पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ए का मतलब तीनों प्रकार के ए हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, कु का मतलब यहाँ पर क वर्ग से है, क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। है का मतलब है और विसर्जनीय का मतलब विसर्ग है। इन सब का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। क्लियर है? आगे चलिए पंक्ति नंबर 2। अब दूसरी पंक्ति को समझते हैं। देखिए इचु यशानाम तालुः। अब यहां पर देखिए इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। किस किस का होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें ई आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? ई। अब ई वही स्थिति है, ई भी 3 तरह का होगा, ई और ई, यानी कि इसमें आपका ई जो है
वो प्लुत तक रहेगा। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों प्रकार के ई यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में चू, चू का मतलब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, च वर्ग है। तो च वर्ग में आपको पता है कि 5 वर्ण आएंगे, च, छ, जे, झ और ये। ठीक है, च, छ, ज, झ और ये 5 वर्ण आपके च में आ जाते हैं। उसके बाद में इसमें आ रहा है ये, क्या आ रहा है, ये आ गया, इसमें ये लिख देते हैं। उसके बाद में आ रहा है इसमें श, देखो श लिख दिया हमने। ठीक है, बस इतने ही वर्ण आ रहे हैं इसमें। देखो ई, फिर चू का मतलब च वर्ग, उसके बाद में ये आ रहा है, फिर श आ रहा है। ये वाला जो श है इसका नाम है आपका तालव्य शकार। मान लो प्रश्न पूछा जाए, सिंपल प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा तालव्य शकार नहीं है या कौन सा है, तो ये वाला तालव्य शकार है, और बाकी जो बच गए 2 वो अभी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इनकी संख्या जोड़ लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा ई, च वर्ग, ये और श, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। ठीक है, ये पंक्ति याद रहेगी ना आपको, तो कंठस्थ रहेगा हमेशा के लिए। मैं इनको स्पष्ट करके खोल के बता रहा हूं बस। ठीक, अब देखो इनको आप जोड़ सकते हैं, कैसे होंगे चलिए देखते हैं। एक बार मैं जोड़ के बता रहा हूं आपको, यहां से जोड़ के बता रहा हूं। देखिए उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा तालु, यहां पर तालु लिख दो चलो, और इनको मैं जोड़ रहा हूं। तो सबसे पहले जोड़िए आप यहां पर, एक तो 18, ई के भेद 18 हो जाते हैं। उसके बाद में च वर्ग का मतलब यहाँ 5 हो गए। उसके बाद 5 के बाद में आप यहाँ पर देखिए और क्या है, ये और श 2 हैं, तो दोनों को जोड़ लो आप, यहाँ पर दोनों को जोड़ लिया। उसके बाद में यहाँ पर और क्या है भाई, कुछ नहीं है, बस यही तो है इसमें, और कुछ भी नहीं है। देखो ई हो गया आपका 18 तरह का, उसके बाद में च वर्ग आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका ये हो गया, उसके बाद में श हो गया। बस यही वर्ण है इसमें, और कहाँ है वर्ण इसके अंदर। तो इनको जोड़ लो आप, 18 25 हो रहे हैं टोटल, 26 नहीं 25 ही आएंगे। ठीक है, जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक है, तो आपके टोटल 25 वर्ण हो जाएंगे यहाँ पर, जोड़ के आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम अगली लाइन समझेंगे, ऐसे हम सभी लाइनों को समझ लेंगे। देखिए तीसरी लाइन है हमारी, ऋतु रसाणा मूर्धा। इसका मतलब समझ लो, अब मैं लिख के नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब मैंने 2 लाइन लिख के बता दी है, अब आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद से करिए ये। ठीक है, आपको दिक्कत आए तो हमसे आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं इसी लाइन में डायरेक्ट। री का मतलब यहाँ पर री है, री इसमें आपको पता है सभी आ जाएंगे आपके ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसके बाद में टू का मतलब टे वर्ग आ जाएगा, और रे का मतलब रे आ जाएगा, और यहाँ पर श आ जाएगा, षटकोण वाला। तो ये हमारा मूर्धन्य शकार कहलाएगा। इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा। कहां से होगा भाई, मूर्धा से होगा। ये इसका मतलब हो गया। तो किस किस का होगा मूर्धा से, री का, टे वर्ग का, रे का और श का, सबका उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा। ये सारे वर्ग मूर्धन्य कहलाते हैं। क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है, आपको ये पंक्ति याद रहनी चाहिए, ऋतु रसाणा मूर्धा। जैसे मान लो एग्जाम में प्रश्न आ गया, जैसे प्रश्न आ गया कि टे वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, मान लो इस तरह का प्रश्न आ जाता है, टे वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, तो आपको देखना है कि टे कहां आता है, ऋतु रसाणा मूर्धा, टे वर्ग आ गया तो मूर्धा हो जाएगा। बस ज्यादा बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगली पंक्ति है ऋतु लसानाम दंताः, इसमें लरी आ गया। ठीक है, अब लरी आपको पता है कि लरी के कितने भेद होते हैं भैया, लरी आपको पता है कि दीर्घ नहीं होता। ठीक है, लेकिन प्लुत हो जाता है, कभी कभी प्लुत मान लेते हैं, कुछ लोग इसको प्लुत मान लेते हैं, तो प्लुत मानने की स्थिति में ऐसा हो जाएगा। तो लरी के 12 भेद होते हैं। कितने, 12 भेद होते हैं। तो लरी हो गया हमारा। इसके बाद में तू हो गया, तू का मतलब क्या है यहाँ पर, तय वर्ग। फिर आ गया ले, ठीक है, और ले के बाद में से आ गया। ये वाला जो से है स्लेट वाला, इसको हम कहते हैं दंत्य सकार। क्या कहते हैं, दंत्य सकार। जब हम इसको बोलेंगे तो हमारी जिब्बा जो है वो दांत को टच करेगी। आप बोल के देख सकते हैं, स, स्लेट, स। ठीक है, ऐसे आप बोल के देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्लियर है यहां तक, चलिए अब देखो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा भाई, दंत हो जाएगा। किस किस का, री का, तू का, ले का, से और ये, बस इतने ही है। तू का मतलब तय वर्ग है। कौन कौन सी चीज होगी इसमें, एक तो लरी हो गया, एक आपका तय वर्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक ले हो गया और एक आपका से हो गया। इन सब का उच्चारण स्थान आपका दंत्य से होता है। आगे चलिए, आगे है उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ। उपु पद्मानीया नाम, यानी यहां पर उ आ गया। ठीक है, और
पू, पू का मतलब पवर्ग, पू का मतलब पवर्ग है, बात समझना। ऊ आ गया, फिर पू आ गया, पू का मतलब पवर्ग हो गया, और फिर क्या, अब इसमें एक आ जाता है उपदमानीय। तीन चीज है इसमें, एक उपदमानीय भी है, उपदमानीय, ठीक है। इसमें तीन हो गए, ऊ, पवर्ग और उपदमानीय। अब उपदमानीय क्या होता है समझ लो आप। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, वर्ण पढ़ाए थे तब। उपदमानीय का मतलब होता है जब आधा विसर्ग हमारा पे और फे से पहले लग जाएगा, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा उपदमानीय, ठीक है। तो उपदमानीय का जो उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ होगा, समझ लो बात को। और ऊ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होगा, पे वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। जैसे मान लो पूछ लिया कि फे वर्ण का उच्चारण स्थान, फे का, इस वाले फे का, तो पे वर्ग में तो आता है ये। पे का बताओ तो पे इसी में आएगा, बे का बताओ इसी में आएगा, ठीक है, मे का बताओ तो इसी में आएगा, पे फे वे में, ऐसे, ठीक है। आगे चलो, अगली लाइन है यम गण ना नाम नासिका चे। अब देखो यम गण न, इसमें 5 वर्ण हैं। ये पांचों के पांचों वर्ण आपके अनुनासिक वर्ण हैं, यानी कि ये प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण हैं। हमने आपको 5 वर्ग बताए, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। उनमें लास्ट में आ रहा है ये पहला हमारा ये आ रहा है ना, ये चे वर्ग का, चे वर्ग के अंदर आता है लास्ट में। उसके बाद में मैं जो आ रहा है ये आपका पे वर्ग में आता है लास्ट में। उसके बाद में न जो आ रहा है ये आपका के वर्ग में आता है लास्ट में। उसके बाद में ण जो आ रहा है ये आपका टे वर्ग में आता है, और ये न आ रहा है ये आपका आता है ते वर्ग में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कितने हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है। इनका जो उच्चारण स्थान है ये कह रहे हैं कि नासिका होगा, नासिका। और चे आ रहा है इसमें, चे का मतलब और भी होगा, यानी नासिका तो है ही, इसके अलावा चे भी आ रहा है। तो चे का मतलब है कि अपने अपने वर्ग के अनुसार भी उच्चारण स्थान होगा, यानी नासिका तो कॉमन है, इसके अलावा ये किस वर्ग में से आया है उस वर्ग का क्या उच्चारण स्थान है वो भी होगा इसका। बात समझ रहे ना आप, ऐसे, यानी कि 2 उच्चारण स्थान होंगे इनके। अब बताइए यह जो है च वर्ग में से आया है, तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो इसका भी तो होगा। जैसे हमने आपको यहां पर बताया दूसरा वाला सूत्र, इच्छु यशा नाम तालु, ये तालु जो उच्चारण स्थान होता है वो किस किस का होता है, ई का होता है, च वर्ग का होता है। तो बताइए च वर्ग में ये नहीं आएगा क्या, ये बिल्कुल आएगा। तो फिर च वर्ग का तालु हो रहा है तो इसका भी तो होगा, तो इसका मतलब इसका तालु भी है और नासिका तो है ही, नासिका तो है ही खैर। तो नासिका प्लस तालु, ऐसे आपको समझना है, क्लियर बात। ऐसे आप मैं का देखो, मैं का नासिका तो है ही खैर, तो मैं का और क्या होगा, उपधमानी है, उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, तो ओष्ठ हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ओष्ठ है तो यहां पर नासिका और ओष्ठ हो जाएगा। ऐसे यहां यहां देखो ये के वर्ग में से आया तो के वर्ग का क्या होगा, कंठ, तो नासिका प्लस कंठ हो जाएगा। ये देखो ण, तो ये टे वर्ग में से आया, टे का होता है ऋतु रसना मूर्धा, तो नासिका प्लस मूर्धा हो जाएगा। ये ने है तो ने आता है ते वर्ग में से, तो ते वर्ग आता है आपका ऋतु लसानाम दंतः, तो दंत प्लस नासिका, ऐसे आपको समझना है। ये है चे का मतलब, क्लियर है, आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए, और दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर है। आगे चलिए, अगला सूत्र एदहि तो हो कंठ तालु। एदहि तो कंठ तालु का मतलब क्या है, सिंपल है। इसमें आपके कौन कौन से वर्ण हैं देख लीजिए आप एक बार। इसमें है आपका एत आई, यानी ए और आई, केवल 2 ही वर्ण हैं इसमें, ए और आई 2 ही वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ और तालु, यानी कि एक नहीं 2 उच्चारण स्थान होते हैं। ए और आई के उच्चारण स्थान कंठ तालु होंगे 2। बात समझ रहे हैं, क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा खास बात है ही नहीं कुछ। अगला है ओदौ तो हो कंठोष्ठम। अब ओदौ का मतलब होता है ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, समझ गए बात को, यहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। आगे है वकारस्य दंतोष्ठम, यहां पर व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होगा, भाई क्या होगा, दंत और ओष्ठ, समझ गए बात को। इसके बाद में जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, यहां पर जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। अब जिह्वा मूल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, वर्ण पढ़ाए थे तब। जब आधा विसर्ग आपका के और खे से पहले लगेगा तो इसका नाम हो जाएगा जिह्वा मूलीय, तो जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान हो जाएगा जिह्वा मूल, क्लियर है, ऐसे। और लास्ट में एक है नासिका अनुस्वारस्य
अनुस्वार का उच्चारण स्थान हमेशा नासिका ही होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? नासिका होगा। किसका? अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होगा। ठीक है, ऐसे करके हमने इसमें 11 पंक्तियां आपको बताई। इन 11 पंक्तियों में हमारे जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये हमारे उच्चारण स्थान, इसमें सारा कुछ आ गया। वैसे अब ये 11 पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उच्चारण स्थान वाला सवाल एकदम सही कर सकते हो। तो इनको आप अभ्यास करना, बार बार इनको बोलना, अच्छे से याद हो जाएंगी। फिर देखना एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बस मस्ती के साथ में गाते गाते पढ़ना इनको। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा इचूयशानाम तालु ऋटुरषाणाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंतः उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ यम गणनानाम नासिका च एदैहि तोः कंठतालु ओदौ तोः कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम नासिकानुस्वारस्य। ऐसे चलो आगे चलते हैं। अब इनमें जो विशेष तथ्य हैं हमारे, इनके आधार पर जहां से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड की एग्जाम में आप तैयारी कर लीजिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए कर लो, चाहे रीट के लिए कर लो। ठीक है, इनमें से बहुत सारे प्रश्न अभी बनेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे बनेंगे। ये तो एक सिंपल जानकारी है जो सबको पता है, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो सबको पता नहीं होगा। यानी विशेष तौर पर आप अध्ययन करोगे तभी आपको पता रहेगा, और उनको याद करना जरूरी है। जो मैं अब बताऊंगा वो याद करना का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। तो चलिए वो हम जान लेते हैं। लिखा है विशेष तथ्य के रूप में। देखिए विशेष तथ्य हैं हमारे, इनको विशेष तथ्यों को हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर जो जो विशेष हमारे इसमें तथ्य बनते हैं, जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट फैक्ट हैं, वो सब के सब मैंने नोट किए हैं। नंबर 1 विशेष तथ्यों में 1 नंबर पे लिखा है, देखिए 10 वर्णों के 2-2 उच्चारण स्थान हैं और अन्य सभी के 1-1 हैं। समझ गए बात को? यानी कि मान लो आपसे पूछे कोई भाई कि कितने ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान 1 नहीं 2-2 हैं, यानी 2 जगह से बोले जाते हैं। तो ऐसे हमारे कुल वर्ण 10 हैं। कितने हैं? 10। कैसे हैं? देखिए, एक तो हो गए हमारे अनुनासिक वर्ण य म ङ न। ठीक है, जो हमने एक सूत्र बताया था आपको 6 नंबर पे, यम गण ना नाम नासिका 6, वो सारे के सारे आ गए। यानी हमारे जो 5 वर्ग होते हैं, यानी 5 हमारे वर्ग होते हैं, उन 5 वर्गों में हमारा लास्ट वाला जो वर्ण है, लास्ट वाला जो वर्ण है उसको हम पंचम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वर्ण। ठीक है, ये पंचम वर्ण हो गए हमारे 1, दूसरा 3, 4 और ये 5, ये हमारे पंचम वर्ण हो जाते हैं। अब देखो यहां से गिन सकते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, ए ओ 6, 7, फिर आई और औ 8 और 9, फिर आ गया व, ये हमारा 10 हो गया। क्योंकि ये हमने आपको बता दिया अभी सूत्रों में आ गया। देखो यहां तक आया, ए आ गया, ए किस में आया था? ए दई तो कंठ तालु में आ गया। ओ किस में आया था? ओ दऊ तो कंठोष्टम में आ गया। यानी ए के साथ में आई भी आ गया, ओ के साथ में औ भी आ गया, बचा आपका व। इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था वकारस्य दंतोष्टम, तो वे का हो गया दंत और ओष्ठ। ऐसे करके हमारे ये 10 वर्ण टोटल हो जाते हैं यहां तक। आगे चलिए, अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? अनुनासिक वर्ण बताइए, अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? तो मुख अनुनासिक वर्ण होते क्या है पहले तो ये समझिए आप। अनुनासिक वर्ण उनको कहते हैं जो वर्ण मुख और नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। उनका क्या नाम है फ्रेंड्स? उनका नाम है अनुनासिक वर्ण। क्लियर है? जिनका उच्चारण स्थान हमारा मुख और नासिका से होता हो, उन वर्णों का नाम है अनुनासिक वर्ण। क्लियर है? अनुनासिक वर्ण जो हैं 5 वर्ण हैं हमारे। कितने वर्ण हैं? 5। अब कौन कौन से हैं? ये रहे 5 वर्ण, ञ, म, ङ, ण और न। ये 5 वर्ण हैं, इनको हम कहेंगे अनुनासिक वर्ण। ठीक है, ये हमारे सूत्र में आ चुके हैं। हमने 6वां सूत्र बताया था, उसमें आए थे ये सारे के सारे। इनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्लियर है? आगे चलिए, आगे है अन्य अनुनासिक वर्ण भी हैं, यानी इनके अलावा जो अनुनासिक वर्ण हैं वो कौन से हैं, उनको भी एक बार आप जान लीजिए। कैसे? देखिए यहां पर हमने आपको बताया, देखिए यवला द्विधा, हमने कहा कि व्यंजनों के अंदर 3 व्यंजन ऐसे हैं जो अनुनासिक भी होते हैं। तो इसके लिए हमने आपको कहा कि यवला द्विधा याद रखना है, यानी कि ये, वे और ले, ये 3 वर्ण हैं आपके, अनुनासिक भी होंगे
और ए अनुनासिक भी होंगे, यानी अनुनासिक वाले भी होंगे और बिना अनुनासिक वाले भी होंगे। जैसे अनुनासिक वाला होगा तो इस तरीका से रहेगा और बिना अनुनासिक का होगा वो इस तरह से होगा आपका, ठीक है, ऐसे। तो ये अलग अलग हो जाते हैं। और वे हुआ तो इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। ले है तो इस तरह से हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका वे हो जाएगा और ये ले हो जाएगा। ये तो हो गए आपके अनुनासिक वर्ण और ये हो गए ए अनुनासिक यानी बिना अनुनासिक वाले वर्ण। इस तरह से हमारे ये हो जाते हैं डबल, ठीक है। अब इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा बताओ। तो देखो इनका उच्चारण स्थान नासिका तो है ही, खैर यानी नासिका तो इनका होगा ही, क्योंकि अनुनासिक वर्ण का नासिका होता है कि नहीं, बताइए। हम आपको बता चुके हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका तो होगा। इसके अलावा और भी होगा, क्या होगा बताइए। ये का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये चू यशानाम तालु, तो यहाँ पर नासिका के प्लस में तालु आ जाएगा, यानी नासिका और तालु दोनों से बोला जाएगा ये, ठीक है, य, ठीक है। ऐसे आप यहां देखो वे, तो वे कहां से आता है, वकारस्य दंतोष्टम, तो यहां पर दंतोष्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे आप देखो ले, तो ले कहां से आता है, दंत्य, यानी ऋतु लसानाम दंतः, तो नासिका प्लस दंत्य हो जाएगा। ऐसे हमारे ये अनुनासिक वाले वर्ण हो जाते हैं। एक बात और याद रखनी है आपको, यहां पर ये विशेष फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि देखो सभी स्वर भी अनुनासिक हो सकते हैं। हमारे जितने भी स्वर हैं वो अनुनासिक हो सकते हैं, यानी उनमें अनुनासिक लग सकता है। अनुनासिक का मतलब एक प्रकार से चंद्र बिंदु मान लो आप। अब चंद्र बिंदु हिंदी में प्रयुक्त करते हैं लेकिन संस्कृत में अनुनासिक के रूप में प्रयोग में आता है। तो यहां पर देखो ए ई उ री जितने भी हमारे स्वर हैं, 9 स्वर हैं, उन सब में हम अनुनासिक लगा सकते हैं, तो हमारे ये भी अनुनासिक हो सकते हैं। ऐसे आपको याद रखना है, क्लियर है। अब यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में और भी इसमें विशेष तथ्य हैं, उनको भी समझते हैं। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसमें जो भी हमारे विशेष फैक्ट हैं इसमें हम चाहते हैं कि इसमें आपका कोई सवाल गलत नहीं हो किसी भी टॉपिक का, हम उसी तरह से ये मैटर तैयार कर रहे हैं। देखिए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, सिंपल है। आपको पता होगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन नहीं, केवल कंठ ही नहीं होता है। कुछ परिस्थितियों में विसर्ग की स्थिति बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, चलो सुनिए। मैं आपको पहले तो ये बताता हूं कि 2 प्रकार से हमारी स्थिति बनती है। कैसे, देखिए। एक तो होता है कि सिंपल विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, इस तरीका से सवाल पूछा जाएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान सिंपल केवल विसर्ग का। एक पूछ लिया कि राम है, ठीक है, यहां विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों का जवाब अलग होगा। कैसे, सुनिए। देखो मैंने लिखा है कि सामान्यतः कंठ होता है। सामान्य रूप से विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। हमने पहले नंबर का ही सूत्र बताया था, पहले नंबर की पंक्ति बताई थी, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ऐसे तो सामान्यतः कंठ होता है उच्चारण स्थान, ठीक है। परंतु स्वराश्रित पूछे जाने पर, यानी जब विसर्ग स्वर के आश्रित पूछा जाए, यानी स्वर्ग किसी भी स्वर में लगा करके पूछा जाए, जैसे हमने राम है लिखा यहां पर, तो ये विसर्ग जो है अब स्वर पर आश्रित है, यानी ए है, इस तरह से यहां ध्वनि आ रही है, तो ये ए जो है ये हमारा स्वर है और ये है ये विसर्ग की ध्वनि है, ठीक है। तो यहां पर हमारा स्वर आश्रित हो गया। ये स्वर पर आश्रित पूछे जाने की स्थिति में जो उच्चारण स्थान आपके स्वर का होगा वही विसर्ग का होगा। ऐसे आपको समझना होगा। बात समझे कि नहीं। यानी कि जैसे हमने लिखा है उदाहरण राम है, राम ए है, तो ए की ध्वनि आ रही है ए, यहां पर ए आ रहा है ना, ए, इस तरीका से लिखा हुआ है इसमें। अब यहां पर ये जो विसर्ग है आपका ए के ऊपर आश्रित है, यानी ए पर आश्रित हुआ, इसको हम कहेंगे ए स्वर आश्रित। ए स्वर पर आश्रित विसर्ग है ये। इसका मतलब हुआ कि यहां पर विसर्ग का उच्चारण स्थान नहीं पूछा जा रहा है, इसके आश्रित होकर के जो विसर्ग है उसका पूछा जा रहा है। तो यहां पर ए का जो उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का होगा, ये आपको समझना है यहां पर। तो इस तरह का यदि सवाल आता है तो आपको कंठ नहीं करना होगा। यहां जिस स्वर में लगा हुआ है, जिस स्वर पर आश्रित है विसर्ग, वही आपको लिखना होगा। देखो उदाहरण से समझ में आ जाएगा। अब यहां राम है लिखा हुआ है, तो यहां पर आपका ए पे आश्रित है, तो यहां पर कंठ हो जाएगा। हरि ही लिखा हुआ है, तो विसर्ग ई पर आश्रित हुआ, इस तरीका से। तो ई का जो उच्चारण स्थान होगा वो विसर्ग का हो जाएगा। तो ई का होता है इच्छु यशनाम तालु, तो यहां तालु हो जाएगा। गोरोहो ओ पे लगा हुआ है, तो ओ का क्या होता है बताइए, ओदाउ, तो कंठोष्टम, तो यहां पर विसर्ग का हो जाएगा कंठोष्ठ,
इस तरह से आपको विसर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सामान्य रूप से तो कंठ होता है, लेकिन जब स्वर पर आश्रित होकर के आपसे पूछा जाता है तो वहां पर आपको जो उच्चारण स्थान आपके स्वर का है वही विसर्ग का माना जाता है। अगला इसमें आता है अर्ध विसर्ग के प्रसंग में इसी तरह का यदि कोई सवाल आता है तो उसका जवाब क्या होगा, सुनिए। अर्ध विसर्ग के प्रसंग में, अर्ध विसर्ग का जो प्रसंग है हमारा दो स्थितियों में होता है। एक तो होता है आपका जिह्वा मूलीय की स्थिति में, ठीक है। एक होता है आपका उपधमानीय, ठीक है। यानी कि एक तो जिह्वामूल होता है, एक उपधमानीय होता है। जिह्वामूल तो तब होता है जब हमारा आधा विसर्ग, ये आधा विसर्ग है, ये क और ख से पहले लग रहा हो, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा आपका जिह्वामूलीय। क्लियर। इसके बाद में आधा विसर्ग यदि पे और फे से पहले लग रहा हो तो इसका नाम हो जाएगा आपका उपधमानीय। ये बात तो क्लियर है, कई बार बता दी इसको। अब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो विसर्ग है हमारा ये, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइए क्या होगा। सिंपल है, अभी हमने जैसे आपको बताया था वही तरीका आपको अपनाना है। यानी कि इससे पहले जो स्वर है, यानी कि स्वर पर आश्रित होगा ये। जैसे हमने कहा हरिप क्रीडति, यहां पर ये जो विसर्ग लगा हुआ है आधा विसर्ग, ये आपका इस हरि में जो ई है इस पर आश्रित है ये, ठीक है। तो यहाँ ई का जो होगा इचुएशनम तालु, तो वही आपका इसका हो जाएगा तालु। ये आपका कैसे पहले लगा हुआ है, इसका मतलब जिह्वा मूलीय, तो यहाँ पर जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। इसी तरह राम पठति, तो यहाँ पर आपका ए पे आश्रित है ये, तो ए का कंठ होता है, तो यहाँ पर आपके लेकिन पे से पहले है तो इसका नाम हो जाएगा उपधमानीय। तो ये तो उपधमानीय का उदाहरण हो गया, ये जिह्वा मूलीय का हो गया आपका। ऐसे करके इसका हो जाएगा उच्चारण स्थान कंठ। क्लियर है ना। ऐसे हमने सब बातों को लिखा है, इसमें कोई बात छूटे नहीं आपकी, इसलिए सबको यहाँ पर संकलित किया है। आगे देखिए अयोगवाह वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब अयोगवाह भी तो आ सकते हैं आपके, भाई अयोगवाह जो हैं हमारे उनको भी तो पूछा जा सकता है, ऐसे थोड़ी कि उनको नहीं पूछेंगे। अयोगवाह कौन कौन से, जैसे कि अनुस्वार है तो अनुस्वार का आपका नासिका होता है, इसमें कोई आपके डाउट नहीं है। इसके बाद में विसर्ग का उच्चारण स्थान डायरेक्ट सीधा पूछा जा रहा है तो कंठ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्वर पर आश्रित है तो स्वर का जो होगा वो विसर्ग का हो जाएगा। जिह्वामूलीय का क्या होगा, जिह्वामूल होगा। उपधमानीय का क्या होगा, ओष्ठ होगा। अभी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद में यम वर्ण है हमारे, अब यम वर्ण 4 होते हैं, आपको हम बता चुके हैं ये पहले ही। इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। क्या होता है, नासिका। ये आपको ध्यान में रखना है फैक्ट। यम वर्ण 4 होते हैं, जैसे हमने आपको उदाहरण बताया था इस तरीका से, पलिक कनिहि, इस तरीका से हमने उदाहरण बताए थे आपको, ठीक है। ऐसे ये आपको हमने कहा कि 1 2 3 4, यानी कि हमारा 1 2 3 4 वर्ण जो है उसका यदि डबल रूप आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद में पंचम वर्ण आ रहा है तो डबल हमारा जो है रूप, जैसे कि के का डबल है इस तरीका से हमारा ये, तो इसमें जो द्वितीय वाला है सेकंड वाला, ये आपका यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यम कहलाएगा। ऐसे तो यहाँ पर ये सेकंड वाला जो है आपका के, इसका नाम यम है। क्या है, यम। ऐसे समझो आप। अब मान लो यहाँ पर प्रश्न पूछे कि पलिकनी में यम जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो यम वर्ण इसमें क है ये वाला, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए आप फटाफट। तो क का उच्चारण स्थान क्या होगा, यहाँ पर यम का पूछ रहे हैं तो यहाँ पर यम का नासिका होगा। क्या होगा, नासिका। ये बात ध्यान रखना। और ये वाला जो क बच गया आपका, इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, इसको आपको समझना है, ठीक है। ये मतलब एक मोस्ट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। आपको कोई भी बोल जा सकता है, तो अब उलझन नहीं होगी। यहाँ पर पहला वाला जो क है वो यम नहीं है, वो तो सिंपल क है, तो क है तो सिंपल आपको कंठ करना है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कंठ होता ही है। लेकिन जो यम है, यम आपके 4 बताया हमने, तो चारों यम का उच्चारण स्थान नासिका ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक फैक्ट हमने लिखा है यहाँ पर, शुद्ध नासिक के वर्ण कितने हैं, तो याद रखना है 5 वर्ण हैं। शुद्ध नासिक के 5 वर्ण हैं, यानी कि जो एकदम ओरिजिनल तरीका से नासिका से बोले जाते हैं वो है शुद्ध नासिक के। वो हमारे कुल 5 वर्ण हैं, 4 तो यम हैं और 1 अनुस्वार है। ये टोटल मिला के 5 वर्ण हैं, इनको हम कहते हैं शुद्ध नासिक के वर्ण। क्लियर है। यदि सवाल आ गया कि शुद्ध नासिक के वर्णाः कति भवन्ति, तो उत्तर हो जाएगा 5। क्लियर है ना, 5 वर्ण होंगे। इसके अलावा नासिक के वर्ण तो और भी हैं, जो नासिका से बोले जाते हैं वो वर्ण तो और भी हैं हमारी। अब वो कौन से हैं, चलो उनको भी देख लेते हैं। अब आगे देखो फ्रेंड्स, यहां से नासिका से उच्चारित होने वाले और वर्ण भी हैं, तो उच्चारित होने वाले कुल वर्ण कौन कौन से हैं,
वैसे तो इसमें यदि आपको सवाल पूछा जाए डायरेक्ट कि नासिका से उच्चारित होने वाले कुल वर्ण कितने हैं, तो सीधा आपको 10 याद रखना है। कितना? 10। ठीक है। और शुद्ध नासिक के वर्ण कितने हैं, तो याद रखना है 5। ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है। लेकिन सामान्य रूप से एक जानकारी के लिए आपको हमने यहां ये भी लिख दिए, यानी कि य व ल, य वाला द्विधा में आपके 3 आते हैं, ये भी नासिका से बोले जाते हैं। इसके बाद में जितने भी हमारे स्वर हैं वो भी हमारे अनुनासिक हो सकते हैं, इसलिए हमने 9 उनको भी लिख दिया यहां पर। ठीक है। ये हमने केवल एक सामान्य स्थिति में हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। लेकिन आपको यहां ये बात याद रखनी है कि नासिका से उच्चारित होने वाले कुल वर्ण केवल यही माने जाएंगे मेन। ठीक है, ये मूल रूप से मेन यही माने जाएंगे। ठीक है, कितने हैं? 1 5 6 4 10, ये 10 माने जाएंगे। लेकिन शुद्ध कौन से माने जाएंगे? शुद्ध में केवल आपके कितने आएंगे? एक तो यम आ जाएगा, यानी 4 तो यम आ जाएंगे और एक अनुस्वार, यानी कि केवल 5 वर्ण आएंगे। और ये जो आपके यम गण नम जो हैं, ये केवल नासिका से नहीं बोले जाते क्योंकि च लग रहा है इसमें, तो च के अलावा इनका उच्चारण स्थान और भी होता है, इसलिए शुद्ध नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको समझना है यहाँ पर। और ये भी होते हैं, इसलिए हमने इनको भी केवल एक जानकारी के लिए लिखा है। लेकिन आपको फैक्ट याद रखना है 10, यानी 10 ही होते हैं। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनमें भी हम लगा सकते हैं अनुनासिक, मैंने आपको बताया था उसमें। इसके बाद में एक वर्ण और आपका बच जाता है, ये प्रश्न बन सकता है आपका। ठीक है, देखिए दुस्पृष्ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? दुस्पृष्ट वर्ण क्या होता है मैंने आपको बताया था, इस तरह से होता है आपका दुस्पृष्ट वर्ण। ऐसे लिखा जाता है वो, इस तरीका से, ऐसे ऐसे। ठीक है, कैसे स्थिति बनती है? जब स्वर के बाद में डे हो और उसके बाद भी डे हो, यानी 2 स्वरों के बाद में आपका डे आ रहा हो, तो इस डे के स्थान पर डे हो जाता है, डे इस तरीका का डे, इसको कहते हैं दुस्पृष्ट। ये वैसे वैदिक में मिलता है, सामान्य तौर पर इसका प्रयोग नहीं मिलता। इसका उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो बस क्या होता है? मूर्धा। क्लियर? अब इसमें एक फैक्ट और है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए वो भी बता देता हूं। अब चलिए फ्रेंड्स, इसमें एक फैक्ट और है हमारा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उरस्य वर्ण क्या होता है? क्योंकि पाणिनीय शिक्षा के अंदर एक उच्चारण स्थान आया था उरय है, पहले नंबर पे उरय का नाम आया था। ठीक है, अब तक हमने उरय के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब लास्ट में बता रहा हूं उरय क्या होता है। ठीक है, इससे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, उरस्य वर्ण कौन से होते हैं? ठीक है, सुनिए पहले तो इसकी स्थिति क्या है, इसके प्रसंग को समझिए आप। कह रहे हैं कि है के बाद में, यानी हलंत है की बात है के बाद में अंतस्थ वर्ण आए, तो है के बाद में यदि अंतस्थ वर्ण आए, अंतस्थ वर्ण में आपको पता है य व र 4 वर्ण आते हैं, य व और रे ले, या फिर वर्ण का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम, यानी किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए, पंचम वर्ण य म गण नम ये होते हैं हमारे। ठीक है, तो इनके आने पर इनके समुदाय का, यानी समुदाय इस तरीका से, जैसे वाह्य ब्राह्मण, समुदाय का उच्चारण स्थान उरस होगा, यानी कि हृदय होगा। अतः ऐसे वर्णों को उरस्य वर्ण कहलाते हैं, ऐसे वर्ण उरस्य वर्ण कहलाते हैं, या ऐसे वर्णों को उरस्य वर्ण कहते हैं। बात समझिए आप। इसमें 2 स्थिति बताई हमने। एक तो बताई कि है हलंत वाला जो है, इस है के बाद में यदि अंतस्थ वर्ण आ जाए, अंतस्थ वर्ण में 4 वर्ण आते हैं, ये वे और ले। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए। ठीक है, दूसरी स्थिति है के बाद में यदि कोई भी पंचम वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? पंचम वर्ण, इस तरीका से। ये 2 कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति यदि आ जाए तो इनके समुदाय का मतलब क्या है? पूरा ग्रुप कैसे? देखिए, जैसे कि वाह्य लिखा हुआ है, यहां पर है आधा, उसके बाद में ये आ गया, ये हमारा अंतस्थ वर्ण है, तो यहां पर है के साथ में ये हमारा एक समुदाय बन गया। ठीक, इस समुदाय को हम कह रहे हैं यहां पर ग्रुप, एक ग्रुप बन गया। ऐसे आप देखो यहां पर आ फिर है आधा, उसके बाद में वे आ गया, तो है और वा जो लिखा हुआ है ये हमारा एक समुदाय हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ समुदाय हो गया, ऐसे ब्राह्मण में समुदाय हो गया, पूर्वाण्य में समुदाय होगा, चिन्हम में समुदाय हो गया। तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा उरस। क्या होगा? उरस। ऐसे वर्णों को हम उरस्य वर्ण कहते हैं। इस तरह से आप समझ गए कि उरस्य वर्ण किसे कहते हैं, उरस्य वर्ण क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस तरह से दोस्तों, इसमें उच्चारण स्थान से रिलेटेड सारा कुछ मैटर आपको हम बता चुके हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब उच्चारण स्थान को लेकर के कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। उच्चारण स्थान से रिलेटेड कोई भी सवाल यदि आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है, सारा कुछ आपको बता दिया है अच्छे से। अब भी आप यदि गलत करते हैं तो ये आपकी कमी मानी जाएगी।
हमने आपको साफ साफ बता दिया कि उच्चारण स्थानों की संख्या की बात करें तो 7 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में पढ़नीय शिक्षा के हिसाब से बात करें तो 8 आपको ध्यान रखनी है संख्या। इन्होंने क्या उरह को भी माना है, उरह। अब उरह यानी कि उरस्य, उरस्य वर्ण कौन कौन से होते हैं अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि उरस्य वर्ण कौन से होते हैं। उसके बाद में हमने आपको 11 पंक्तियां बताई, उन 11 पंक्तियों में सारे के सारे उच्चारण स्थान आपको बताए थे, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं सारे के सारे पंक्तियां। उन 11 पंक्तियों को याद करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं में सब कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद में हमने आपसे कहा कि 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2-2 जगह से होता है। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में हमने आपसे कहा कि भाई अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं वो आपको याद रखने हैं। अनुनासिक वर्ण हमने आपको 5 बताए थे, ठीक है। कौन कौन से बताए थे? य म गण नम आपको बताए थे, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये वाले य म ग ण और न, ये हमारे 5 अनुनासिक वर्ण हैं, इनको ध्यान रखना है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है भाई? इनका होता है नासिका प्लस इनके जो वर्ग का होता है वो होगा, यानी नासिका तो कॉमन होगा, इसके अलावा जिस वर्ग में से आया है उस वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो इसका हो जाएगा। जैसे इच्छु श्रम तालु है तो यहाँ पर नासिका प्लस तालु, ऐसे आपको सभी का समझना है। इसके बाद में हमने कहा कि जितने भी हमारे स्वर हैं वो भी अनुनासिक हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो इसमें एक प्रश्न है, यदि मान लो इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको जवाब किस तरह से लिखना है वो आपको एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो आपका कोई सवाल आ जाता है, जैसे इसी तरह का सवाल आ जाता है, मान लो आपसे पूछ लिया कि यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ये वर्ण का, ठीक है। ये वाला ये वर्ण है हमारा, आपको पता है कि ये वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका और तालु होता है। लेकिन यदि ऑप्शंस में इस तरह से पूछा जाता है, जैसे मान लो कंठ दे दिया ऑप्शन ए नंबर डाल के, इसके बाद में बी ऑप्शन दे दिया उसने, मान लो तालु दे दिया, ठीक है, और एक ऑप्शन दे दिया उसने नासिका, ठीक है, ऐसे। इसके बाद में एक ऑप्शन दे दिया उसने तालु और नासिका, ठीक है, तालु और नासिका, ऐसे। अब बताइए कि इस स्थिति में आपको कौन सा आंसर करना होगा, समझे बात को। ऐसी स्थिति में यदि इस तरह का सवाल आता है जिसमें कंठ, तालु और नासिका, यानी नासिका भी ऑप्शन में दे रखा है और तालु और नासिका दोनों ये भी ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नासिका नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी वर्ण को केवल नासिका से नहीं बोल सकते आप, केवल नासिका से उसका स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको ये वाला जवाब लिखना होगा, ठीक है, ऐसे। यदि ऑप्शन के अंदर अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि ये सिंपल अलग दिया है सिंगल, कैसे? जैसे मान लो कि ऑप्शन में दे रखा है एक तो कंठ, ठीक है, एक तो दे रखा है मान लो कि कंठ, और एक दे रखा है मान लो कि नासिका, ठीक है, और एक दे रखा है मान लो तालु, ठीक है, और एक दे रखा है मान लो मूर्धा। अब ऐसी स्थिति में मान लो आपके ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा और चौथा। अब इस तरह की प्रश्न में आपको क्या जवाब करना होगा बताइए। अब यहाँ पर देखिए नासिका भी अलग है और तालु भी अलग है, दोनों एक साथ होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर आप तालु नहीं कर सकते भाई, तालु इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तालु से तो उच्चारण स्थान होता ही नहीं उसका, आप तालु से कैसे बोलोगे, तो यहाँ पर नासिका करोगे। ऐसी स्थिति में ऑप्शन आते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। अब भी कोई डाउट आपका बचा है तो आप हमें कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, आपका डाउट बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसी लगी आपको जरूर हमें कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि एक छोटा सा काम है, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, इसको प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, और हमारी जो क्लासें अब लगातार चल रही हैं उन क्लासों को आप ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट कर रखी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें, अपनी मेहनत को बरकरार रखें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ठीक है। तो ये क्लास हमारी संपन्न हो जाती है, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद सर्वेभ्यः।